नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग आज चर्चा करेंगे, जैसा कि विदित है कि एग्ज़ाम आपका जो है हाल फिलहाल में होने ही वाला है 17-18 और इधर आपका 11 फरवरी को है ना। आर बाकी यूपीएसआई, यूपीपी और आर का। तो कुल मिला के यूपी का जितना भी करंट अफेयर है पिछले पूरे 1-1.5 साल का वो हम लोग कवर करेंगे। इसमें बजट भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के बहुत लंबा ये क्लास होने वाला है, अर्थात मैराथन होने वाला है, ठीक है ना। और सिर्फ हम लोग इसको रिवीजन के तौर पे लेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। आपका काम है बस शांतिपूर्वक देखिए, सुनिए बैठ करके, है ना। और लास्ट टाइम एग्ज़ाम के टाइम पे चीज़ें जब आपके सामने से निकल जाती हैं, गुजर जाती हैं, एक बार आप देख लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। और इससे पहले आप तैयारी कर रहे होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। बाकी सिर्फ ये आज रिवीजन के तौर पे हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। तो एक ठीक ठाक लंबा इनिशिएटिव होने वाला है आप लोगों के लिए। तो एंड तक बने रहिए, थोड़ा धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। शुरू कर देते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। शुरू करते हैं। पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे भारत में शुरू कर दिया, यूपी के अंदर, यूपी स्पेशल हम देख रहे हैं। तो पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे बनाया गया है 24 मार्च 2023 को। तो मार्च 23 में जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वाराणसी में बनने वाला देश का पहला सार्वजनिक परिवहन रोपवे है ना। इसका शिलान्यास किया गया है। और कहाँ? बनारस में। इस रोपवे के बन जाने के बाद जो है कैंट स्टेशन से कहाँ, ये पूछता है कहाँ से कहाँ तक, तो कैंट स्टेशन से लेकर के श्री विश्वनाथ मंदिर तक मात्र 15 मिनट में आप यात्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रोपवे के निर्माण के साथ ही भारत मैक्सिको व बोलिविया के उपरांत रोपवे बनाने वाला तीसरा देश बन जाएगा जो इतना बड़ा रोपवे बना रहा है। रोपवे का मतलब समझते हैं ना, रस्सी पर रास्ता जो होता है, रस्सी से जो लटकती हुई रस्सी। अभी कई सारे आप वीडियोस भी देखते हैं, अभी गुजरात में एक घटना घटी थी तो वो रोपवे वगैरह ही होते हैं उस टाइप के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगातार जो है यूपी के अंदर बन रहे हैं कंटिन्यू। और फिर से कहाँ? वाराणसी में फिर से बनाने के लिए उस पर जो है चर्चा शुरू हो गई, मतलब आधारशिला रख दी गई है। मार्च 2023 में इसकी भी जो है आधारशिला रखी गई है। किसने? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने वाराणसी में राजा तालाब में के निकट लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहा है। और यह 2024 तक तैयार हो जाएगा। 2024 के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक ये भी एक तैयार हो जाएगा। बाकी आप लखनऊ का देख रहे हैं। तो यूपी में काफ़ी तेज़ी से इन चीज़ों पे भी काम चल रहा है। फिर हम बात करेंगे मेगा टेक्सटाइल पार्क। बहुत ज़्यादा जो है यूपी गवर्नमेंट कॉन्शियस है इन मामलों में। तो यहाँ पे देश को टेक्सटाइल निर्माण व निर्यात का वैश्विक हब बनाने की उद्देश्य से 17 मार्च 2023 को सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्यों, है ना, 7 राज्यों के लिए एक पीएम, ये जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव है ना, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में इस पार्क की स्थापना लखनऊ और हरदोई के बीच में की जाएगी, है ना। लखनऊ और हरदोई के बीच में जो पूरा क्षेत्र है लगभग 1000 एकड़ में इसकी स्थापना की जाएगी। कंपनी, इंडस्ट्री, है ना, पार्क, ये सब स्थापित किए जाएंगे। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढेर सारे, मतलब 1 लाख रोजगार इसमें सृजित किए जाएंगे। राज्य का प्रथम फाइलेरिया सेंटर जो है, अब ये देखिए, प्रदेश सरकार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स, ये ध्यान रखेंगे कि फाइलेरिया सेंटर कौन बनाने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बनारस में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय बनाया जाएगा, जो प्रदेश के पहले फाइलेरिया सेंटर का शुभारंभ 15 मार्च 2023 को किया गया है। इस तरह का दूसरा सेंटर टुडियागंज लखनऊ स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय में बनाया जा रहा है। तो 2 यूपी में हो जाएंगे, एक तो बनारस में और दूसरा लखनऊ में, ठीक है ना। फाइलेरिया मतलब उसे हम क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं फाइलेरिया को? हाथी पाँव, ठीक है ना, पैर में सूजन हो जाता है। उत्तर प्रदेश खेल नीति लाई गई है। 10 मार्च 2023 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदेश में ऐसा खेल का वातावरण स्थापित करना। अभी परसों नरसों वाले दिन भी बहुत सारे
इनाम और उसके बाद नियुक्तियाँ, किसी को डीएसपी बनाया जा रहा है, किसी को कुछ, है ना, बड़े बड़े पोस्टों पे सिलेक्शन किया जा रहा है जो खिलाड़ी हैं। तो राज्य के खिलाड़ी ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, माहौल ऐसा तैयार किया जा रहा है। इसके लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। तो ये उत्तर प्रदेश की खेल नीति आई है। तो कब आई है, बस इतना ध्यान रखेंगे, तो 2023 में, है ना। अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में देखेंगे तो वो मार्च भी डेट पूछ लेगा, 10 मार्च 2023 एग्जैक्ट डेट अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। नई खेल नीति में 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि से खेल विकास कोष का गठन किया गया। 14 खेलों के लिए पीपीपी मॉडल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड होता है। ये एक एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने, प्रत्येक रजिस्टर्ड खिलाड़ी का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराने। ये बीमा से प्रश्न बन जाएगा कि ये जो नीति लाई गई खेल नीति, इसके तहत खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है, तो 5 लाख का, ठीक है ना। ई स्पोर्ट्स को राज्य के प्रमुख खेल विधाओं में शामिल करने की बात की गई है। अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां पर ई स्पोर्ट्स खेल नीति में शामिल कर लिया गया। ई स्पोर्ट्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक। ई स्पोर्ट्स में वर्चुअल माध्यम से खिलाड़ी कंप्यूटर आदि पर एक दूसरे से खेलते हैं, ना, जैसे आजकल वीडियो गेम टाइप का मामला है, तो ये भी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, 10 मार्च 2023 को राज्य सरकार द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरू किया गया। और कब, 2022, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के आयोजन के लिए कमेटियों के गठन की मंजूरी दे दी गई। प्रदेश में पहली बार आयोजित होने वाले इस गेम में देश भर से विश्व के बहुत सारे जो डिग्री कॉलेजेस के कुल 8000 विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे, यानी कि शामिल होंगे। अब हम बात करें कि इस गेम का आयोजन कहाँ कहाँ होगा। लखनऊ में होगा, बनारस में, गोरखपुर में और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, इन जिले में। मई 2023 में इसका हुआ, अप्रैल से मई। फिर परिवहन निगम का यूपी राही ऐप शुरू कर दिया गया है। तो यूपी राही ऐप किसने शुरू किया, बस इतने से प्रश्न पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश सरकार तो है ही है उसमें नाम, तो परिवहन निगम का यूपी राही, है ना। तो ये 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसमें जो है यात्री टिकट ऑनलाइन एडवांस बुकिंग इत्यादि कर सकेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, गो आधारित प्राकृतिक कृषि, है ना, गायों पर आधारित प्राकृतिक कृषि। 4 मार्च 2023 को जारी एक सूचना के अनुसार नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत इस वर्ष गंगा के तटवर्ती कितने जिले रहेंगे, गंगा के तटवर्ती टोटल 26, ठीक है ना, और 49 जिलों में गो आधारित कृषि की जाएगी टोटल, है ना। इस योजना के तहत 50-50 हेक्टेयर कुल 1714 क्लस्टर बनाकर प्राकृतिक खेतीबाड़ी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो गो आधारित प्राकृतिक कृषि ध्यान रखेंगे, 26 गंगा के तटवर्ती जिले होंगे, टोटल 49, और 1774 क्लस्टर बनाए जाएंगे। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये भी मार्च 2023 में, 3 मार्च 2023 में। तो इसमें जो है सरकार जो है नोएडा के तर्ज पर बुंदेलखंड क्षेत्र के इसी वर्ष जो है जेबीडा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन करेगी, ठीक है ना। झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक डेवलपमेंट, है ना, तो औद्योगिक विकास प्राधिकरण, इसके लिए 23-24 के बजट में धन की भी व्यवस्था की गई है। लगातार सर्वाधिक समय तक सीएम बनने का कीर्तिमान बाबा जी के पास हो गया, है ना, सर्वाधिक। अभी एक प्रश्न भी पूछूंगा, फिलहाल अभी इस पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो है योगी आदित्यनाथ जो है अभी सबसे ज़्यादा समय तक लगातार सीएम बनने के रिकॉर्ड में जो है शुमार हो गए, सबसे ज़्यादा इनका समय काल है। लेकिन जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा समय तक रहे थे सीएम, वो डॉक्टर संपूर्णानंद, है ना। तो ये 27 दिसंबर 54 से लेकर के 6 दिसंबर 1960 तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, प्रश्न क्या था मेरा, प्रश्न ये था कि सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बना है यूपी के अंदर, है कौन? यार देख कैसा लगा, वो एक डायलॉग नहीं चलता था कानपुर वाला, जो बच्चा भांग खाई क्या होगा, बता तो रहे हैं आधा अधूरे लोग। क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार सीएम बनने वाली महिला ही हैं मायावती जी, ठीक है ना, 5 बार।
उत्तर प्रदेश बजट, बजट की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ थोड़े और धैर्य की जरूरत है और बजट से क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। आप टेस्ट में देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर में भी देख रहे हैं कि टेस्ट से डेटा पूछ ले रहा कितना जो है पैसे अलॉट किए गए हैं किस चीज़ के लिए, तो धनराशि भी ध्यान रखेंगे तो थोड़ा इसको बजट को ख़त्म करने के बाद फिर चीज़ें थोड़ी और आसान लगेंगी। बजट थोड़ा कठिन लगता भी है, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सुनते रहिए। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24, योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वित्त मंत्री सुरेश कुमार जो है खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट जारी किया। और ये आपको ये डेटा बिल्कुल याद रखना है, कितना 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है ना। कई बार आप डायरेक्ट याद करना चाहें 690, 242 और 43, है ना। 690 या आसान तरीका जैसे भी आप 690, 242, 242, 43, तो डेसिमल आप लगा लेंगे। यहाँ से भी कई बार आसान हो जाता है, लेकिन अब पूरा याद रखें तो अच्छा है। 6,90,242.43 करोड़। वैसे दशमलव बाद एक एक बोलना चाहिए, लेकिन 42.43 बोलेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा याद करने में। जो अब तक हमेशा हर बार जो होता है यही होता है कि एक बजट के बाद जब दूसरा वाला बजट आता है तो वो बड़ा ही होता है, पीछले से हर वर्ष बड़ा ही होता जाता है। तो ये भी अभी तक का सबसे बड़ा बजट है, योगी सरकार का 7वां बजट ये हो जाएगा, है ना। और बजट को त्वरित क्या इसमें जो है काम क्या किया गया, त्वरित समावेशी समग्र विकास को समर्पित देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने वाला तथा बिना कोई कर लगाए अगले 5 वर्षों तक 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का लक्ष्य है ना। ऐसा यूपी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अधिरोपित नहीं किया जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम ना करके फिर भी इतना बेहतर यानी 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना यूपी को ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। बजट में विकास कार्यों के लिए 1,47,492 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में 280 नई योजनाओं के लिए, ध्यान से समझते रहिए, ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। 1,47,492 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है विकास कार्यों के लिए, और 280 नई योजनाओं के लिए कितना 32,721.96, 96 बोल लो, दशमलव में क्या दिक्कत है, तो करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है 2023-24 में। ये जो 6,90,242.43 करोड़ रुपए के, बार बार बोलूंगा तो थोड़ा आपको भी याद हो जाएगा, करोड़ के व्यय के सापेक्ष कुल 6,83,292.74 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। यानी इस प्रकार हम देखें तो 6,949.69 करोड़ रुपए का घाटा है, घाटे का बजट। हालांकि पिछली बार से कम ही घाटा है, डेफिसिट में है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 84,883.16 करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित है, जो कि सकल घरेलू जो राज्य घरेलू उत्पाद है SDP है ना, GDP होता है तो यहाँ पे GSDP का 3.48% है। पिछले वित्तीय वर्ष यह 3.96 था, यानी कि कम हुआ है, यही कहा जाएगा। पिछले वित्तीय वर्ष में ये जो वित्तीय घाटा था, जो हमारा घाटा है GDP का, यूपी जो राज्य GDP है, स्टेट GDP, उसका उससे कम हो गया। 3.48 था तो 3.96 था, 3.48 हो गया, ठीक, बस ऐसा। तो 48 दूनी क्या हो जाएगा, 3 तो 3 कॉमन रखिए, 48 दूनी 96, मतलब हम कह देंगे, बस याद रखना है कि इतना घाटे में जो है कमी आई है। 16-17 में जब पहली बार गवर्नमेंट ये वाली आई थी, तो चूंकि सभी गवर्नमेंट अपना जो है कहीं ना कहीं दिखाना भी होता है कि हाँ हमने बेहतर किया तुलनात्मक रूप से, तो 16-17 में प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12,47,658 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 23-24 में कितना कर दिया गया है, 95.49% बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 12 दूनी 24, लगभग 100% बढ़ा दिया गया। इस तरीके से तो 24,39,171 करोड़ पहुंचने का अनुमान है, तो लगभग दोगुना करने की कोशिश। तो 95.49 है ना, 49 16-17 से इस बार 23-24 में। 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितना था, 16.8% था, जबकि 22-23 में हम बात करें और 23-24 में बात करें तो 22-23 में 17.1%। ध्यान से समझिएगा, 16.8 था कब, 21-22 में, और उसके बाद 22-23 में 17.1, फिर 23-24 में 19.08% है। हर बार जो है क्या हो रहा है, GDP बढ़ रही है, स्टेट GDP SGDP, ठीक है ना।
राज्य पर कर्ज का बोझ वर्ष 2022-23 में पुनरीक्षित में हम देखेंगे तो कितना 7,445.5 करोड़ रुपए, जीडीपी का 34.2% था तथा 23-24 में अगर हम देखें तो 7,84,113 करोड़, जो जीडीपी का कितना हो जाएगा, क्या यार अभी 32.1% है ना। तो तुलनात्मक रूप से ये भी घाटा कम हुआ है, ठीक है ना। इसमें भाई अंकों का खेल होता है, दिमाग खराब हो जाता है जब बजट पढ़ते हैं तो, और खुद पढ़े तो और ज़्यादा परेशानी है। तो बस अभी झेलते रहिए, मुझे कुछ देर बजट हो जाएगा खत्म, फिर चीज़ें थोड़ी अच्छी लगेंगी। राज्य पर कर्ज का बोझ 22-23, अच्छा ये हो गया क्या, हाँ 32.1% अनुमानित, जो कम हुआ है ना, 34.2 की तुलना में 32.1 तो कम ही हुआ ना। 17 से पूर्व बेरोजगारी दर 14.4 था। देखिए ध्यान से देखिएगा क्या बताया जा रहा है। 17 से पहले बेरोजगारी 14.4% था, जबकि अब यह घटकर 4.2 हो गया है। ध्यान रखिएगा ये डेटा। योगी सरकार का पहला 17-18 का बजट किसानों को समर्पित था। जैसे हम पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो पहले हम जब पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं तो 51 से 56 क्या था, कृषि की तरफ गए, उसके बाद हम उद्योग की तरफ जाएंगे। बाबा जी फॉलो कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो किसानों को समर्पित 17-18 का बजट, 18-19 का इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित सेम टू सेम बजट पंचवर्षीय लग रहा है। 19-20 में महिला सशक्तिकरण, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ये नहीं कि अब पूरा उसी को फॉलो कर लो, है कि नहीं। फिर 20-21 में युवा रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और 21-22 में स्वावलंबन और सशक्तिकरण को समर्पित। 23-24 का अंत्योदय व आत्मनिर्भरता को, जबकि 23-24 का बजट किस पर है, एकदम से याद रखिए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव है ना, आत्मनिर्भर हो और साथ साथ में यूपी क्या हो, और निर्यात करने के दिशा में तेजी से बढ़े। इसीलिए बहुत सारी चीजें, हालांकि वास्तव में बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही हैं, ठीक, कुछ एक साल लगेंगे, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारा रोजगार यूपी में ही देखने को मिल जाएगा जब पूरा रोजगार पाक, यानी कि जो टेक्सटाइल वाला इंडस्ट्री है वो काफी कुछ इधर हम देखेंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के माध्यम से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। निजी तौर पे, ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी निकाली जाएगी, है ना। अभी पुलिस की भर्ती कितनी है, 60,244। हाँ तो उसमें खुश रहो, ये मत सोचो कि अच्छा जो 2 करोड़ है ये क्या है, निजी तौर पर है ना। फिर उसके बाद इसी में अब सिलेक्शन ले लो क्या है। वनावरण व वृक्षावरण के वर्तमान 9.23 को बढ़ा करके 2030 तक 15% कर दिया जाएगा। वनावरण और वृक्षावरण दोनों 9 जो अनुमान था लगभग में जो है, हालांकि डेटा एकदम है 9.23 से लेकर के अब 15% करने का लक्ष्य। 5 वर्षों में प्रदेश में 175 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। 5 वर्ष में अगले बजट के, ये वाला हमारा 23-24 का बजट है, इसको हम पढ़ रहे हैं। तो बजट के प्रमुख मद व आवंटन हम अगर देखेंगे तो एकदम से ध्यान से समझिए, क्योंकि यूपी के ही एग्जाम में पूछ लेता है, यूपी के तो सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे कि बताइए इस पे कितने जो है कितने रुपए की बजट रखी गई है। प्रदेश में कृषि संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984.54 करोड़ रुपया रखा गया है। राष्ट्रीय फसल बीमा है ना, फसल बीमा रखा गया है, तो इसमें कितना हो जाएगा 753.70 करोड़ रुपए राष्ट्रीय फसल बीमा में। राज्य में दलहन और तिलहन, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है मोटे अनाज की तरफ बढ़े, है ना, मिलेट्स की तरफ बढ़े, तो हम मोटा मोटी कह सकते हैं भाई दलहन भी कई मोटे अनाज में हम देख पाएंगे, है ना। हालांकि मक्का और अन्य चीजें हैं, तो इसके उत्पादन के लिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। मिनी किट का वितरण किया जाएगा, इसके लिए 30 करोड़, है ना। तो मिनी किट किससे संबंधित है, दलहन और तिलहन के उत्पादन से, उसको संवर्धन करने के लिए 30 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है, उसको अलॉट किया गया है। गंगा के तटवर्ती जिलों व बुंदेलखंड के 7 जिलों में प्राकृतिक गौ आधारित कृषि को बढ़ावा देने के लिए 113.52 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। विश्व में 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कौन सा वर्ष, कृषि के क्षेत्र में 2023 को
2023 का मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया गया। 23 तो खत्म हो गया, 24 में हम लोग, तो उसके तहत गवर्नमेंट भी क्या करेगी, मोटे अनाज को यानी कि उत्तर प्रदेश मिलेट्स यानी मोटा अनाज का पुनरुद्धार कार्यक्रम को शुरू की है। उसके तहत 55.60 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया मिलेट्स के लिए। कितना? 55 करोड़ 60 लाख, ठीक है ना। किसानों को मोटे अनाज के लिए, किसानों को आधुनिक कृषि से जोड़ने के लिए कितना? 17,000 किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। 17,000 किसान पाठशाला। डेटा सुनते रहेंगे ना तो वास्तव में कहीं ना कहीं मस्तिष्क में रहेगा और विकल्प आपको दिखेगा तो आप छांट पाएंगे कि अच्छा ये मेरा वाला है। बाकी 3 अपने रखो। नेशन मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए 631.93 करोड़ रुपए। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए यहाँ 750 करोड़ रुपया टोटल कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए रखा जाएगा, ठीक है ना। चीनी मिल परिप्रेक्ष्य में कृषि विपणन के लिए कितना? सुविधा बढ़ाएगी। सुविधा बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपये के चीनी, और चूंकि हम जानते हैं हालांकि अब चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में है, लेकिन चीनी उत्पादन में नहीं। महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पे है चीनी उत्पादन में, ठीक है ना। तो पशुओं को रोगों से बचाने के लिए 116.52 करोड़। नंद बाबा बहुत इंपॉर्टेंट है पशुपालन के लिए। नंद बाबा दुग्ध मिशन कार्यान्वयन के लिए 61.21 करोड़ रुपए, ठीक है ना। क्या हो गया? 61.21, ठीक है ना। नंद बाबा दुग्ध मिशन, दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 क्रियान्वयन के लिए 25 करोड़ इसमें पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। मेरठ व बनारस में मतलब वाराणसी में डेयरी परियोजनाओं के लिए 30-30 करोड़ रुपए। मेरठ को 30 और बनारस को भी 30 करोड़ रुपए डेयरी परियोजनाओं के लिए। निराश्रित गोवंशों को, निराश्रित जो जिनको कोई आसरा नहीं है, हमारे आसपास आप देखेंगे तो हम लोगों के इधर तो खूब घूम रहे हैं, उनको संरक्षित करने के लिए बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना 120 करोड़ रुपए उसके लिए दिया गया। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। निराश्रित गोवंशों के रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपया। नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन की स्थापना 100 करोड़ में किया जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में कान्हा उपवन बनाया जाएगा, है ना, बगीचा टाइप का रहेगा, पार्क टाइप का, 100 करोड़। मुख्य मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए, मुख्य के लिए 5,332 करोड़, मध्यम के लिए 22-20, है ना। उसके बाद लघु के लिए 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया सिंचाई परियोजनाओं के लिए। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 375 करोड़ रुपए तथा सरयू नहर परियोजना के लिए 192 करोड़ रुपए का प्रावधान है। निजी नलकूपों से सिंचाई करने वाले किसानों को 100% छूट दिया जाएगा। 1-1.5 साल पहले 50% सब्सिडी थी, तो अब जो है जो बिजली से पानी चला रहा है मोटर लगा करके, हमारे यहाँ नलकूप ही तो है यूपी में ज़्यादातर, तो उसको जो है कोई भी बिजली का शुल्क नहीं जमा करना है, 100% छूट है जिसका मोटर है ना। हाँ, कुछ लोग जो है घरेलू कनेक्शन से चलाते हैं तो वही उनको झेलना पड़ेगा, पतला वाला जो चलाते हैं। तो इसके लिए 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट खर्च करेगी उस सब्सिडी को झेलने के लिए। कितना बिल तो आएगा ही लोगों का, उसको भरपाई करने के लिए। तो इस प्रकार सिंचाई हेतु किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला उत्तर प्रदेश 6वां राज्य बन गया। बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों में 2830 यानी 2830 करोड़ रुपया। नदी सुधार और कटाव निरोधक के परियोजनाओं के लिए 1619 करोड़ रुपए, 1619 मतलब। राजकीय नलकूपों के निर्माण के लिए 502 करोड़। अब हम थोड़ा सा शिक्षा, खेल और युवा कल्याण में हम थोड़ा सा आते हैं। शिक्षा के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मद पूरा याद रखिए एकदम से। 87,791 करोड़ रुपए शिक्षा के लिए गवर्नमेंट यानी यूपी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, यानी कि इतना बजट रखा है, जो पिछले वर्ष से 12,351 करोड़ अधिक है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और सबसे ज़्यादा जो हमें ध्यान रखना है, जहाँ थोड़ा सा मैं स्टार या मार्क बनाऊँ तो थोड़ा सा उस पर एकदम से कॉन्शियस हो जाना है, ऑपरेशन कायाकल्प, ठीक है ना। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 8 तक, 5 से 8 तक शैक्षणिक सुविधाओं में विस्तार हेतु 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नाम क्या है? ऑपरेशन कायाकल्प। आप सोचेंगे यहाँ से प्रश्न आएगा तो कैसे, तो इससे कई सारे प्रश्न पूछ लेगा कि ऑपरेशन कायाकल्प किसने चलाया है, किस सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऑपरेशन कायाकल्प
किस बजट के तहत, या सॉरी इसमें प्रावधान, या कह लेगा कितना प्रावधान रखा गया इस बजट में 2023-24 में 1000। फिर पूछेगा किसके लिए है ना, विकल्प में दे देगा कोई भी उच्चतर विद्यालय या अलग अलग नाम दे देगा, तो हमें ध्यान रखना है प्राइमरी, है ना। तो प्राइमरी और जो उच्च प्राथमिक होता है कक्षा 8 तक, उस तक के बच्चों के लिए, ठीक। और क्या, सुविधाओं के लिए, शैक्षणिक सुविधाओं के लिए। तो इस तरीके से मतलब आपको मोटा मोटी आइडिया तो लोगे कैसे प्रश्न बना लेगा। अगर आप पहले से टेस्ट वगैरह दे रहे हैं या पहले से प्रीवियस ईयर देखे हैं, एग्जाम दे रहे हैं कई सारे, तो आपको ऐसे ही पता चल जाता है कि क्या बनता है एक्चुअली। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को मुफ्त स्वेटर और जूता मोजा देने के लिए, स्वेटर और जूता मोजा के लिए 650, ठीक। 650 रुपये नहीं, सब करोड़ में है। प्रदेश के 760 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बदलाव के लिए पीएम श्री योजना के लिए 1000 करोड़, पीएम श्री योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का, तो 1760 प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये बजट रखा गया है। संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़, थोड़ा स्पेशली याद रखेंगे, संस्कृत के लिए 10 करोड़ दिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में परिसंपत्तियों के सर्जन के लिए 100 करोड़। वन टांगिया गांव में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए संचालन के लिए जो है 11 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में संचालित प्रोजेक्ट अलंकार के लिए 500 करोड़। तो प्रोजेक्ट अलंकार किसके लिए भाई, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए 500 करोड़। उसके लिए बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा में ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के लिए 900 करोड़। अपने अपने प्रधान जिलों से मांग लेना कि हमारा जो है डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। 900 करोड़। 40 लाख युवाओं को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत क्या क्या दिया जा रहा है, ये कई बार क्वेश्चन बन रहा है। जो आप जो फोन ले घूम रहे हैं वो कौन सा वाला है, किसके तहत मिला है, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत, है ना। इसमें योगी बाबा और मोदी जी का फोटो है। जैसे पहले 2012 के समय काल में वादा किया गया था, तो अखिलेश यादव का फोटो था उसमें लैपटॉप वगैरह में। तो स्मार्टफोन और लैपटॉप हेतु 3600 करोड़ 3600 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है। तब आप अब एक फोन ले घूम रहे हैं ना। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, देवी पाटन में पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान, टोटल चारों के लिए 200 करोड़ दिया गया है। पुनः मिर्जापुर में कौन सा विश्वविद्यालय है, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय। उसके उपरांत देवी पाटन में पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय तथा कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के लिए इन चारों के लिए 50-50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। टोटल 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए 103 करोड़ और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से 150 सरकारी ITI एवं तकनीकी उन्नयन के लिए 940 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कौन साथ में रहेगा, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। डिप्लोमा एवं स्नातक डिग्री धारकों के लिए संचालित मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़। स्टार्टअप केंद्र, एक्यूबेटर्स और स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ रुपए का सीड फंड बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीटेक स्टार्टअप स्थापित करने के लिए 20 करोड़। खेल के लिए 957 करोड़, है ना, खेल के लिए 957 करोड़। और मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के लिए 300 करोड़, ध्यान रखेंगे, है ना, मेरठ में बन रहा है। सहारनपुर, बलिया और फतेहपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण के लिए 20.5 करोड़ रुपए। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल के लिए 25 करोड़। केंद्र के तर्ज पर राज्यों में खेल विकास कोष की स्थापना के लिए 25 करोड़। जन सहयोग के लिए खेल अकादमियों के विकास के लिए 40। एकलव्य क्रीड़ा कोष के लिए 25। महिला बाल वृद्धि दिव्यांग, है ना, ABC SC ST के लिए, तो महिला कल्याण विभाग के लिए 15,370 करोड़, ठीक है ना, टोटल महिला कल्याण के लिए। महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक सुरक्षा हेतु
5,915 करोड़। रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजना के लिए 56 करोड़। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के लिए 56 करोड़। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं है और कोई? ठीक। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लिए 320 करोड़। बाल संजीवन और सुरक्षित मातृत्व योजना के लिए 16 करोड़। गौतम बुद्ध नगर, बनारस और कानपुर में एक एक राजकीय बाल गृह बालिका जिसमें की स्थापना 2.18 करोड़ के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़, है ना, सामूहिक विवाह हो जाता है जो भी, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ यूपी सरकार चलाती है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपया। ठीक, एकदम पैसा ही पैसा दिख रहा है ना। थोड़ी देर और देखिए। निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपया। उज्ज्वला योजना, नाम तो जानते ही है ना। उज्ज्वला योजना कहाँ शुरू किया गया था? यहीं से, यूपी से, मतलब बलिया से, है ना। हाँ, फ्री गैस चूल्हा जो मामला था वो, तो उसके तहत 1.74 करोड़ महिलाओं को कब कब होली और दीपावली पर निःशुल्क गैस वितरण किया जाएगा। उसके लिए 3047 करोड़ रुपए दिया जाएगा। जिनके पास उज्ज्वला वाला है उनको वर्ष में दो सिलेंडर फ्री मिलेगा। नहीं यार, 2 बताया गया था। चलो यार 3 ले लो, क्या है। होली और दीपावली में, ये इन त्योहारों में 2 सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। उसके लिए 3047 करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ठीक, जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो खुद झेलती है ना, तो वो थोड़ा अधिभार। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़। राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 455.52 करोड़। वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 7,248 करोड़। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 1120 करोड़, है ना। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग भरण पोषण अनुदान हेतु 1120 करोड़ रुपया। कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास हेतु 7,082.95 करोड़ रुपए का अलग से खर्चा। देखिए अल्पसंख्यक, है ना, जो भी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र होगा, ठीक, जिसमें मुस्लिम, जैन, पारसी जो भी होते हैं, हिंदू को छोड़ करके, तो उनके लिए स्पेशली उन क्षेत्रों को उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए, विकसित करने के लिए 782.95 करोड़ खर्च होगा। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 1291.47 करोड़ रुपए अरबी फारसी मदरसों को आधुनिक बनाया जाएगा। उसके लिए 1291.47 करोड़ रुपए खर्च होगा, है ना। असम वाले तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये सब बंद ही कर दो, हेमंत सोरेन। अल्पसंख्यक छात्रों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए, है ना, दसमोत्तर मतलब 10 के बाद, तो 220.16 करोड़ रुपए की। SC ST के पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्र यानी कि 10 से पहले और 10 के बाद तक के लिए 962 करोड़ रुपया खर्च किया गया। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? वजीफा, स्कॉलरशिप। पिछड़े वर्ग OBC के लिए 10 पूर्व दसम और दसमेत्तर, तो ओवरऑल सबके लिए 2107 करोड़ रुपया। OBC की निर्धन पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, ठीक है ना। सामान्य वर्ग के दसमोत्तर छात्रों के लिए मात्र 34.50 करोड़, जो जनरल में होते हैं, सामान्यतः सामान्य लोगों के लिए। इसीलिए देखिए हर बार जरूरी नहीं है कि उनका जो है स्कॉलरशिप आता ही है, फंड नहीं है तो नहीं है। 34.50 करोड़। स्वास्थ्य, चिकित्सा और एवं चिकित्सा शिक्षा, हालांकि देखिए OBC की जनसंख्या सबसे ज्यादा ही है, हम जानते हैं, और जनरल लोगों की जनसंख्या कम भी है, तो इसमें ये नहीं सोचेंगे कि अच्छा। स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा, तो चिकित्सा पर हम देखेंगे, स्वास्थ्य में हम देखेंगे क्या बजट रहा है हमारा। बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए टोटल 17,325 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ये याद रखेंगे, है ना। और उसके अलावा हम देखेंगे चिकित्सा शिक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए 2,837 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, ठीक है ना। बाकी
इसका वेलनेस के लिए 407 करोड़ रुपए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं उनके लिए 100 करोड़, आयुर्वेदिक यूनानी ये थोड़ा याद रखेंगे। और 1852 आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा के लिए 1852 करोड़ रुपया खर्च, होम्योपैथिक के लिए 709 करोड़, और असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़, है ना, जिनको साधा न जा सका हो, असाध्य होता है ना। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत एनीमिया मामलों की कमी लाने के लिए 455.52 करोड़ रुपए का खर्चा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन धन आरोग्य योजना है उसके लिए 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट ने प्रावधान किया। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी चला है, उन्हीं के जैसा ही, उन्हीं के सिमिलर, तो 250 करोड़ उसके लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है तो ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, तो यूपी ने चलाया है 250 करोड़, और सेंट्रल के लिए 400 करोड़, क्योंकि इनका अपना शेयर होता है ना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 1655 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 1547 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। प्रदेश के 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं, जबकि 14 जिलों में काम चल रहा है। 2491.3 करोड़ रुपए इसके लिए खर्चा है। शेष 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर भी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, पब्लिक पार्टनरशिप, और क्या हो जाएगा, कहाँ, प्रदेश से क्या, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी जो करेंगे उनके लिए सीटें बढ़ा करके 156 करोड़, सीटें बढ़ाने के लिए 156 करोड़। लखनऊ स्थित केजीएमयू है ना, केजीएमयू के लिए 1000.90 यानी कि 1000.90 करोड़, ठीक है ना, तो थोड़ा बोलने में से अटपटा लग रहा है, तो 1090 लाख, 1000 करोड़ 90 लाख रुपए। पीजीआई के लिए 964.9 करोड़, लोहिया संस्थान के लिए 526 करोड़, कैंसर संस्थान के लिए 35 करोड़, दवाओं पर शोध करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान के लिए 20 करोड़ दिया गया है। ग्राम एवं नगर विकास 2.26 करोड़, ठीक है ना। जल जीवन मिशन के लिए ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सुन सब लीजिए, बाकियों को जिनको ज़्यादा ध्यान रखना है ध्यान रखिएगा। जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़, ठीक है ना, 25,350 करोड़ रुपया। प्रदेश में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण व 330 ब्लॉकों में प्लास्टिक मैनेजमेंट हेतु स्वच्छ भारतीय मिशन जो ग्रामीण के तहत 2288 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है ना, 2288 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए टोटल, अब ध्यान से देखिएगा, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 12 कितना है यार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 12 लाख है ना, हाँ ठीक, 12,39,877 भवन है, उनके लिए 9,000 करोड़ रुपए का खर्चा है ग्रामीण के लिए। मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री था, अब ये मुख्यमंत्री आवास योजना, ये भी ग्रामीण के लिए, तो इसमें 1203 करोड़ रुपए का खर्च है, और उसमें 9,000 करोड़ रुपए का 12,39,877 घर इसमें जो है उसके लिए काम किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के लिए 87.49 करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 5,966, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के लिए 85 करोड़, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना यूपी में चलेगा तो 85 करोड़, उसके लिए ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना 300 करोड़ रुपए की जाएगी, वार्ड स्तर पर और ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी, नॉर्मल लाइब्रेरी की भी डिमांड कर लो कम से कम। बजट में उसके लिए प्रावधान है, बजट में शहरों के विकास के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नया शहर प्रोत्साहन नामक नई योजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है। आकांक्षी नगर निकाय के लिए 100 करोड़ का खर्चा है। नगरीय क्षेत्रों में, आकांक्षी मतलब जो चयनित होने के दिशा में है, वो नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व सीवरेज के लिए विकास के लिए संचालित अमृत 2 योजना के मद में 5,616 करोड़ खर्च होगा, ध्यान रखेंगे। अमृत 2 या अमृत 2 योजना जो है किसके लिए है, सीवेज के लिए, पेयजल के लिए, है ना, 5,616 करोड़ लगा ना, सब इसी पे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 2,707.86 करोड़ रुपया। गोरखपुर नगर में स्थित रामगढ़ ताल, स्पेशली रामगढ़ ताल, बहुत बड़ा रामगढ़ ताल है,
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर रही है यूपी को, और करना भी चाहिए। डेवलप करना है तो किसी भी तरीके से टूरिज्म को बढ़ाइए, है ना, चीज़ें तो होनी चाहिए ना। तो रामगढ़ ताल वास्तव में बहुत बड़ा है, मैं घूमा हूँ। तो रामगढ़ ताल व गोड़धोइया नाला, है ना, गोड़धोइया नाला में सुधार के लिए 650 करोड़ रुपए का खर्च कर रही है गवर्नमेंट गोरखपुर में। शहरी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 500 करोड़, धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखने वाले जो नगरीय निकाय हैं उनकी सुविधाओं के लिए 50 करोड़ का खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। ऊर्जा और उद्योग में थोड़ा सा देख लें तो प्रदेश में यहाँ से सिर्फ ये वाला मद एकदम जरूरी होता है, उसके बाद आप जो उसका पोस्टमार्टम है उसको भी ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऊर्जा और उद्योग में जो पूरा मद, जैसे प्रदेश में बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए 47,899 करोड़, विद्युत वितरण आदि संबंधी रिवैम्ड पावर स्कीम के लिए 6500 करोड़ रुपया, सोनभद्र स्थित अमन पारा थर्मल प्लांट, तो इससे आपका एक स्टैटिक भी होता है कि अनपरा, हाँ अनपरा होता है। थर्मल प्लांट कहाँ है तो ब के लिए अलग अलग है, तो 898 लाख रुपए खर्चा करेगी। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के तहत विकसित किए जा रहे पारेषण तंत्र के लिए 1554 करोड़ रुपया। प्रदेश में जैव ऊर्जा नीति के लिए 2022 जो था उसके लिए 45 करोड़, जैव ऊर्जा नीति 2022 45 करोड़, सौर ऊर्जा नीति 2022 के लिए 317 करोड़, ठीक। यूटिलिटीज स्कैन बैटरी स्टोरेज सौर ऊर्जा परियोजना हेतु 125 करोड़। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 15.75 करोड़, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार लगा दीजिए, है ना। तो 15.16 करोड़ रुपया खर्च है भाई, किसको, अयोध्या शहर के मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करना है। बजट में भारी व मध्यम उद्योगों के लिए 20,586 करोड़ रुपए व्यवस्था है। नए शुरू किए जा रहे मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विकास विस्तारीकरण योजना और औद्योगिक प्रोत्साहन योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे डिफेंस कॉरिडोर बनाई जा रही, 550 करोड़ रुपए उसका खर्च है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे दोनों ओर औद्योगिक गलियारे विकास किया जाएगा, 200 करोड़ रुपए उसके लिए प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 50 करोड़। पीएम मित्र योजना के तहत लखनऊ हरदोई, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, लखनऊ हरदोई सीमा पर 100 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क्स की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए का खर्चा है, गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है ना। लखनऊ से हरदोई, ये क्वेश्चन बनेगा कि टेक्सटाइल पार्क जो है किसके किसके बीच में बन रहा है, लखनऊ से हरदोई सीधा। निजी औद्योगिक पार्कों के विकास में सहायता देने के लिए 500 करोड़ खर्च कर रही गवर्नमेंट। ओडीओपी है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प उत्पादों की मार्केटिंग को, है ना, मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक जिले की यूनिटी मॉल खोला जाएगा प्रत्येक जिले में, इसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा है। राज्य को दवा उत्पादन का हब बनाना चाह रही है गवर्नमेंट, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना के लिए 20 करोड़ का खर्चा। नोएडा और ललितपुर में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़। वस्त्र नीति 2022 लाई जा रही है, तो इसके लिए 150 करोड़। पावरलूम बुनकरों को रियायती बिजली देने के लिए 345 करोड़। किसी भी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो बेहतर, गवर्नमेंट पूरी तरीके से चाहती है। कहीं फिल्म बनाने के लिए सब्सिडी देगी, कहीं कुछ के लिए, है ना, तो सब्सिडी दे रही है, तो उसके लिए क्या है, पैसे खर्च होंगे जो अपने बजट में इन्होंने रखा है। मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग सब के सब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से संबंधित है, तो पावरलूम उद्योग के लिए 20 करोड़। सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़। स्टेट टाटा सेंटर की स्थापना के लिए 85.89। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के लिए 100 करोड़। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के लिए 741.9 करोड़, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। सब अंक चल रहा है, अभी थोड़ी देर और चलेगा मुझे लगता है बस उसके बाद। लेकिन जहां मैं थोड़ा सा रुकूंगा वहां आपको बिल्कुल ध्यान हो, तो अपने आप कहाँ तेज चलना है देखना सब है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जरूरी चीजें रख दी गई है। माटी कला के परंपरागत कारीगरों को रोजगार से जोड़ने के लिए 10 करोड़। संगठित क्षेत्रों के कर्मकारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 100 करोड़। सड़क परिवहन और मेट्रो बजट में लोक निर्माण विभाग के लिए 31,717 करोड़। सड़कों और सेतुओं के लिए 21,159.62 करोड़। सड़कों और सेतुओं के लिए 6,209.5 करोड़। और रेलवे
ऊपरगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए। धर्मार्थ मार्गों के, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, धर्मार्थ जो भी मार्ग होंगे उनके लिए 1000 करोड़ रुपए। चीनी मिल, जैसे अभी अयोध्या में सब चौड़ीकरण हुआ, तो इन सब के लिए, ये सब ऐसा ही कामों के लिए। चीनी मिल के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के लिए 250 करोड़। सड़क निधि के मद में 3000 करोड़ रुपए का इसमें रखा गया है। बाकी अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को थोड़ा सा देख लीजिए। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कितनी बसें खरीदी जाएंगी। उत्तर प्रदेश रोडवेज के लिए 854 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि रोडवेज के लिए 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से झांसी को जोड़ने के लिए, बुंदेलखंड से झांसी, जो झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उसके लिए 150 करोड़, और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट के लिए उसको जोड़ना हो तो 85 करोड़। कानपुर में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना 585 करोड़ उसका खर्च है, मतलब उतना रखा गया है, खर्च उतना ही नहीं है। आगरा में निर्माणाधीन मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो सेवा के सर्वे आदि कार्यों के लिए 100 करोड़। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए 1306 करोड़ रुपए। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, ठीक है ना। वाराणसी और प्रयाग में रोपवे के विकास के लिए 150 करोड़। बनारस में हम देख ही रहे हैं सबसे ज्यादा जो है, सबसे भारत का सबसे बड़ा बन गया है। पर्यटन संस्कृति बहुत जरूरी है। ये 2022 में प्रदेश में 4.10 लाख विदेशी व 24.87 करोड़ देशी पर्यटक आए। कब? 2022 में, ध्यान रखिएगा। 4.10 लाख विदेशी, 24.87 करोड़ देशी पर्यटक आए। पर्यटन नीति अगर हम बात करेंगे तो पर्यटन नीति 2022 है, इसके क्रियान्वयन के लिए 45 करोड़ रुपए का खर्च गवर्नमेंट कर रही है। प्रयागराज के समेकित विकास के लिए 40 करोड़ रुपए, 24-25 के कुंभ मेले के लिए 2500 करोड़ रुपए। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हमें देखना है। बन तो कुछ भी सकता है। देखिए, प्रयागराज समेकित विकास के लिए 40 करोड़ वो अलग बात है, लेकिन 24-25 में कुंभ के लिए कितना गवर्नमेंट खर्च कर रही है? 2500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, 2500 करोड़। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के लिए 300 करोड़। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 66.91 करोड़ रुपए, और नाइट सफारी पार्क के लिए भी 50 करोड़ दिया गया है। सहारनपुर स्थित शाकुंभरी देवी, तो इतने से जब हम यूपी का स्पेशल सब देख रहे थे अवस्थितियों में कौन कहाँ क्या संस्कृति से संबंधित, तो वो पूछता है उसमें क्या था? शाकुंभरी देवी। तो शाकुंभरी देवी के लिए मतलब जो सहारनपुर में है, उनके विकास के लिए, समेकित विकास के लिए 50 करोड़ रुपया। बौद्धिक परिपथ के विकास हेतु 40। बुंदेलखंड में पर्यटन विकास के लिए 40 करोड़। सुख तीर्थ के विकास के लिए 10। नैमिषारण्य तीर्थ कहाँ है? सीतापुर में, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की गई, 2.5 करोड़ उसके लिए खर्चा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र का प्रस्ताव रखा गया है, यह तथ्य जरूरी है। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र। अयोध्या व चित्रकूट की तरह प्रयागराज में भी भजन संध्या स्थल की प्रस्ताव है। अन्य विविध में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा अब हो गया ये अंकों का खेला खत्म सर, अब कुछ बचा है। बुंदेलखंड व पूर्वांचल के विशेष योजनाओं के लिए क्रमशः 600 और 525 करोड़ खर्चा है। बनारस और आगरा में साइंस सिटी व नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 15-15। तो इसमें बस ये याद रख लीजिए, वाराणसी में भी साइंस सिटी और आगरा में भी साइंस सिटी नक्षत्रशाला का स्थापना किया जा रहा है। तो 15-15 करोड़ का खर्चा है। नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF के लिए 9.88 करोड़। यूपी इंस्टीट्यूट फॉर फोरेंसिक साइंस लैब के लिए 5 करोड़। अब देखिए, विधायक निधि 3 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ाकर कर दिया गया है। प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली शुरू किया गया, जिसमें आमतौर पे जो वहाँ का कलेक्टर, जिले के अंदर कलेक्टर ना होकर के जो SP वगैरह होते हैं वो देखते हैं। इन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट भवन बनाने के लिए 850 करोड़ का खर्चा है। पुलिस विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए या आधुनिकीकरण के लिए 42,494.88 करोड़। मेहनत करो, खर्चा पहले से तैयार है आप लोगों का, सब बढ़िया से होगा, है ना।
नवसृजित जिलों में न्यायालयों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए, सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए 600 करोड़, 2023 में वर्षा काल में 35 करोड़, पौधरोपण के लिए 775 करोड़ रुपए। ठीक है ना। कितने पौधे, कितना खर्चा लगेगा? ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो संचालित कार्यक्रम है उसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्चा। आ गई फिल्म नीति, सब लोग तैयार हो जाए कैमरा वैमरा लेकर के अपना, है ना, फोकस करो यहाँ पे। 22 फरवरी 2023 को राज्य मंत्रिमंडलीय बैठक हुआ और उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को मंजूरी दे दी गई। और इस नीति में क्या व्यवस्थाएं हैं तो उसमें देखिए, यहाँ ध्यान रखेंगे भाषा से प्रश्न उठाएगा। अवधी, ब्रज, बुंदेली और भोजपुरी जो हमारी उत्तर प्रदेश की आमतौर पर रीजनल लैंग्वेज हैं, इन भाषाओं में यदि कोई फिल्म बनाता है तो उसको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। फिल्म बनाइए, सीरियल्स वगैरह जो है उसके लिए आपको 50% सब्सिडी। 10 लाख का खर्चा, 5 लाख गवर्नमेंट, तो खर्चा तो 100 200 करोड़ लोग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गौरव चूंकि अभी देखिए नोएडा में फिल्म सिटी चल ही रहा है काम, है ना। तो गवर्नमेंट चाह रही ना कि पहले मामला ऐसा हो जाए। अब जो एक चीज तो क्लियर है कि अब जब अयोध्या के आसपास आप देखेंगे बहुत सारी शूटिंग्स होंगी, मंदिर के आसपास वाले क्षेत्रों में, लखनऊ में भी शूटिंग बहुत सारी फिल्मों की होती रहती है, बहुत फिल्में बनी है जो लखनऊ के आसपास क्षेत्र में। तो और ज़्यादा उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट करी भाई 50% मैं दूंगा, खर्च अपना जो इतना आपका लगता है 50% मैं, लेकिन आप चाहें अन्य भाषाओं में जैसे हिंदी, अंग्रेजी और देश की अन्य भाषाओं में बनाई जाने वाली फिल्मों के लिए 25%, गलती से हिंदी फिल्म जो हिंदी भाषा में फिल्म रहेगी उसको 50% में नहीं लेकर के जाना है। उत्तर प्रदेश की जो रीजनल लैंग्वेज है सामान्यतः अवधी, ब्रज, बुंदेली, भोजपुरी इत्यादि में 50%, जबकि हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के लिए 25% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ तो बात है ना, कम से कम उसमें से जो है 50% का शूटिंग आप यूपी में करें, है ना, जिनकी कम से कम आधी शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई हो, है ना। नहीं तो पता चला आए और एक गाना शूट करके चले गए कहीं, बाबा जी बनाए तो थे फिल्म आपके यहाँ, है कि नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ 15 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिपरी, है ना, पिपरी भटहट में गोरखपुर में बने प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय, नाम क्या है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस विश्वविद्यालय की आधारशिला 28 अगस्त 2021 में रखी गई थी, क्योंकि वहां पे पहली जो है आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया था यूपी का। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग, यूनानी व प्राकृतिक चिकित्सा आदि के कोर्स चलेंगे। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति से जुड़े राज्य लगभग 94 महाविद्यालय संबद्ध किए जाएंगे, उनसे जोड़ा जाएगा, इससे ऐड किया जाएगा। गन्ने का मूल्य देख लीजिए भाई, 2023 में 350 जो बेहतर गन्ना होगा नॉर्मल सामान्य के लिए 340 रुपया प्रति क्विंटल, और जो सबसे पछेती होगा, है ना, अनुपयुक्त प्रजातियों में सबसे पीछे का 335 रुपये प्रति क्विंटल रेट है, सामान्यतः 350। हाँ, उस समय जो है 2023, ठीक है ना। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो ये कब आया था, ये जरूर याद रखिए, 10 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ, लखनऊ में वृंदावन योजना में, है ना, वृंदावन तो लखनऊ में ही किया गया था। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23rd, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और इस आयोजन में राज्य व केंद्र के कई मंत्री, देश विदेश के छोटे बड़े लगभग 10,000 निवेशक तथा 10 पार्टनर्स देशों सहित 40 देशों की कुल 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस समिट में क्या है, 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है, जिसके लिए कुल कितना हो जाएगा, 19,058। हाँ, इसमें याद रखेंगे, हाँ 19,058 है, 190-58 MOU किए गए, जो समझौता होता है, समझौता ज्ञापन, MOU है ना, समझौता ज्ञापन। प्रस्तावित निवेश में प्रदेश में कुल 93,85,607 रोजगार सृजित होंगे। राज्य
अच्छा कुछ और बोला हूँ क्या? हाँ ठीक ठीक, 93,82,607 करोड़। ठीक, सॉरी तो करोड़ तो पहले हो गया था। इतना रोजगार हमें, क्या करो, इतना करोड़ बोल दिया उनके दिमाग में करोड़ ही चल रहे हैं है ना। तो इसमें जो है ये जो निवेश है पश्चिमांचल क्षेत्रों में 45%, पूर्वांचल में 29% और 13% मध्यांचल और बुंदेलखंड में ये निवेश किए जाएंगे, है ना। और निवेश को कहीं न कहीं गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है ना। अगर हम देखें कुछ जिले इसमें देखें, गौतम बुद्ध नगर 27.16%, आगरा 7, तो आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी, गाजियाबाद, ये सब जो है कुछ बेहतर जिले हैं जहाँ पे इसकी ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग, जैसे राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में सर्वाधिक निवेश करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में जैसे टोसैन इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग से, आरजी स्टडीज ग्रुप, है ना, इंपीरिया इनोवेशंस, ठीक, अमेरिका, अलग अलग देशों से रिलायंस इंडस्ट्री ने भी खर्चा किया। तो ये सब क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं यूपी के अंदर, समझ रहे हैं। तो अलग अलग देशों से, हांगकांग से, है ना, और कहाँ गया, अमेरिका से, भारत के तो अमीर लोग काफ़ी है वो भी। तो राज्य के लिए प्रस्तावित कुल निवेश में सर्वाधिक निवेश प्रतिशत वाले कुछ क्षेत्र है रिन्यूएबल एनर्जी 15.47% उस पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडस्ट्रियल पार्क में, उच्च शिक्षा में और मैन्युफैक्चरिंग में कुछ महत्वपूर्ण जो है ये मद हैं जिनमें ज़्यादा खर्च किया गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में सर्वाधिक जो है खर्च नहीं है, हमें जो है इंडस्ट्री या हम कहें तो हमारा निवेश हम बुला पा रहे हैं या निवेश के लिए निवेश आकर्षित कर पा रहे हैं यूपी के अंदर। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने पहला निवेश समिट 2021-22 में 2018 को आयोजित किया था, जिसमें कितना करोड़ का 4.2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए थे उस समय, है ना। हमारे यहाँ कोई जो है कंपनी आएगी निवेश करेगी तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ेगा, है ना, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो उस समय पहली बार जब 21-22 में और 21-22 फरवरी 2018 में आयोजित किया गया था 4.2 लाख करोड़ रुपए आया था। अभी जो है आगे अगर हम बढ़ें तो जैसे अब देखिए 2018, 19, 22 में कुल 3 भूमि पूजन समारोह, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, है ना, अलग अलग किए गए हैं। तो इसमें देखिए अलग अलग समय काल में 60,000 करोड़ रुपए की 81 और 65,000 करोड़ रुपए की 290 तथा 80 करोड़ रुपए की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किए गए थे, ठीक। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार। बजट खत्म हो गया हमारा। 10 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के वर्ष 2021 के लिए विभिन्न श्रेणी के कुल 48 पुरस्कार की घोषणा की गई है। कौन सा पुरस्कार है? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार, ठीक है ना। और इनका जो है वितरण किया गया, जिसमें से हम देखेंगे विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी को कुछ जो है 5.01 लाख करोड़ लाख रुपए, करोड़ शब्द को हटाना पड़ेगा अभी, है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी जी को, ये देखिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार है, ये अलग अलग लोगों को। तो इसमें महर्षि व्यास पुरस्कार उनको दिया गया है, तो महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता लखनऊ की हैं, इनको मिला है। और महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार कामता प्रसाद त्रिपाठी जी को मिला है, प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, जिले से भी प्रश्न बनेगा। और प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी प्रयागराज से संबंध रखते हैं, विश्व भारती पुरस्कार इनको दिया गया है। अगर हम विशिष्ट पुरस्कार की चर्चा करें तो प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी बनारस के हैं, उपेंद्र कुमार त्रिपाठी बनारस, प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा बनारस के, और डॉक्टर विनोद रावत पाठक ये भी बनारस के। लगभग एक व्यक्ति को छोड़िए आप, क्या नाम है इनका, मुरारी लाल अग्रवाल गाजियाबाद के, तो ये यही बन जाएंगे, गाजियाबाद के हैं, जिन्हें क्या दिया गया, विशिष्ट पुरस्कार। बाकी सब के सब क्या हैं, बनारस से संबंध रख रहे हैं विशिष्ट पुरस्कारों में। तो यहाँ से पूछ लेगा संस्कृत पुरस्कार में किसको कहां से क्या मिला, किस जिले से संबंध रखते हैं। प्रदेश की पहली फिल्म स्टूडियो 4 फरवरी 2023 को जारी एक सूचना के अनुसार प्रदेश की पहली फिल्म स्टूडियो लखनऊ में कुर्सी देवा और कुर्सी रोड है, उस पर 27 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही है। यह फिल्म शूटिंग से संबंधित सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित स्टूडियो होगा, ठीक। इस स्टूडियो के लिए प्रदेश के
अपर कार्यकारी अधिकारी इन्वेस्ट और लखनऊ फिल्म टूरिज्म के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। तो कहाँ बना है, किस रोड पे, लखनऊ में ही बना है, तो लखनऊ कुर्सी देवा रोड पर बना है 27 एकड़ में। उत्तर भारत का पहला हिंदी डीम्ड विश्वविद्यालय है ना, फरवरी 23 में पहले सप्ताह में जारी एक सूचना के अनुसार आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान को उत्तर प्रदेश भारत का पहला हिंदी डीम्ड विश्वविद्यालय बना दिया गया। शीघ्र इसकी सारी प्रक्रियाएं भी पूरी कर ली जाएंगी। VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और VFS ग्लोबल कंपनी द्वारा लखनऊ में खोले गए VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन उस सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ से ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, जिसकी राजधानी क्या है, प्राग। ऑस्ट्रेलिया तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, देश भी है। चेक गणराज्य, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, सऊदी अरब, हंगरी, जर्मनी, अन्य बहुत सारे देशों में आप यहाँ से वीजा एप्लीकेशन सेंटर से आप जा सकते हैं, वीजा के लिए है, वहां से अपना वीजा अप्लाई कराइए। अब दिल्ली नहीं जाना होगा, आपका काम यहाँ लखनऊ से ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति आई है, तो कब, ध्यान रखेंगे, इसमें जो है 28 जनवरी 2023 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को स्वीकृत कर दी गई है। नीति थी 22 की, स्वीकृत 23 में किया गया है ना। और इसमें 50 करोड़ जो है अनुदान की अधिकतम सीमा 5 करोड़ की जो है राशि रखी गई है। इसमें जो है इस नीति में उद्यमियों के लिए 35% तक के पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक, लेकिन अधिकतम 5 करोड़। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुत्पादन कार्यक्रम है ना, मोटे अनाजों के लिए है, ध्यान से समझिएगा। यहां से मोटे अनाज से प्रश्न बनेगा जरूर, चाहे वो बजट से उठा ले या उस खेती से उठा ले या कार्यक्रम से। प्रदेश में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मड़ुआ है ना, इन सब की खेती, इसके लिए प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 28 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी दी गई है, ठीक है ना। तो 2023 में मंजूरी दी गई है, ध्यान रखेंगे। मोटे अनाज कौन कौन है ये भी ध्यान रखिएगा। 74वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है ना, 74वां राज्य स्थापना दिवस। तो अब ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहां से उठा लेगा कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है, कई बार आप देख रहे हैं सामान्यतः आपके। तो 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 1923 को लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में राज्यपाल व कई मंत्रियों की उपस्थिति में योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय समारोह का शुभारंभ किया। कितने दिवसीय, 3 दिवसीय, ठीक है ना, अवध शिल्प ग्राम में है ना। समारोह के प्रथम दिन राज्य हस्तशिल्प, विवेकानंद राज्य युवा व राज्य खेल, जिसमें लक्ष्मण या लक्ष्मीबाई है ना, पुरस्कारों का वितरण किया गया और 22वें कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान लोक कलाकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। थोड़ा सा हम देखें, लक्ष्मण या लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार, ये क्या है, 74वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2023 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2020-21 के लिए 6 खिलाड़ियों को प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार लक्ष्मीबाई खेल पुरस्कार प्रदान किया। तो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या हो जाएगा, लक्ष्मण या लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। मोहित यादव, ये देखिए, इनको जो है कौन कौन लोग थे, इसमें से मोहित यादव सामान्य वर्ग में लखनऊ हैंडबॉल से हैं। राहुल सिंह वेटरन वर्ग वाराणसी, जनार्दन सिंह वेटरन वर्ग गाजीपुर। तो ये अलग अलग लोग हैं जिनको लक्ष्मण पुरस्कार 2021 में दिया गया है। और 2021 में लड़कियों में ज्योति शुक्ला सामान्य वर्ग कानपुर से है, हैंडबॉल खेलती हैं। नेहा कश्यप मेरठ वुशु खेल है। तरुणा शर्मा मेरठ, इनको जो है लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। तो लक्ष्मीबाई किसको, लड़कियों को, और लक्ष्मण मोहम्मद आरिफ है ना। अब ये 2021-22 का पुरस्कार दिया गया है। तो मोहम्मद आरिफ, राधेश्याम सिंह, सुहाग एलवाई है ना, सुहास एलवाई जो है IAS अधिकारी हैं। दिव्यांग वर्ग पैरा बैडमिंटन लखनऊ से विवेक चिकारा, दिव्यांग वर्ग मेरठ तीरंदाजी, और दीपेंद्र सिंह, इन सबको लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया है 21-22 में। मनीषा भाटी को दिया गया है 21-22 का लक्ष्मीबाई पुरस्कार, मनीषा भाटी। अंडमान के 4 द्वीप उत्तर प्रदेश के नाम पर के वीरों पर रख दिए गए, ये एकदम से रट लीजिए। यहाँ से
बिल्कुल इनको याद कर लीजिए। अंडमान के 4 द्वीपों को वीरों जो है यूपी के वीर हैं, जो हमारे यहाँ के उस समय के जो अपना जो है आहुति दिया जिन्होंने, उनके नाम पर रख दिया गया। पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले ही रख दिया गया था। तो 126वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जिन 21 अनाम द्वीपों को, जिनका कोई नाम नहीं था, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिया है। उन वीरों के में 4 सपूत उत्तर प्रदेश के भी हैं, है ना। और उनका नाम क्या ध्यान रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में, है ना। तो हालांकि पहले से ही बोस द्वीप रख दिया गया है, नाम पहले से रखा गया था, लेकिन अब जो है उनके जयंती पर हमारे यहाँ 4 लोग जिनको क्या मिला है, जिनको क्या मिला है, सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र, है ना, सेना के क्षेत्र में। तो नायक जदुनाथ सिंह सीतापुर के, कैप्टन मनोज शाहजहांपुर के हैं नायक जदुनाथ सिंह, एकदम याद रखिए। सीतापुर के कैप्टन मनोज कुमार पांडे, गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद और गाजियाबाद के ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, ठीक है ना। इनमें से केवल योगेंद्र सिंह यादव ही जीवित हैं, पता है ना, बाकी ज्यादातर जो है सर्वोच्च बलिदान के उपरांत ही ये सर्वोच्च पुरस्कार मिल पाता है। तो योगेंद्र सिंह यादव जी को 17 गोलियां लगी थी, 17 गोलियां, है ना। तो ध्यान रखेंगे 4 लोग कौन से, पुनः एक बार रिवाइज करिए। शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं नायक जदुनाथ सिंह, सीतापुर से कैप्टन मनोज कुमार पांडे और गाजीपुर से वीर अब्दुल हमीद और गाजियाबाद के ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, है ना, गाजियाबाद से हैं कैप्टन योगेंद्र यादव। इन चारों के नाम से क्या रख दिया गया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम रखा गया है। कितनी गौरव की बात है, बहुत अच्छी बात है। 16वां ऑटो एक्सपो 11 से 18 जनवरी 2023 का ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में 16वें ऑटो एक्सपो का आयोजन किया गया था, है ना। 141 प्रदर्शक कंपनियों ने भाग लिया था। 6,36,734 प्रदर्शकों का यहाँ आगमन हुआ था। गंगा विलास जलयान, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 13 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है ना। मोदी जी ने इसको शुरू किया, कहाँ से, बनारस से डिब्रूगढ़ असम तक, है ना। विश्व की सबसे बड़ी रिवर क्रूज, में पहले ही करा दिया था, ये याद है कि भूल गए हो, रिवर क्रूज यात्रा, है ना। विश्व की सबसे बड़ी जो हो जाएगी आमतौर पे, सबसे बड़ी में रिवर क्रूज यात्रा पर निकलने वाले गंगा विलास जलयान क्रूज को वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व बांग्लादेश से होते हुए 50 दिनों में कहाँ पहुंचेगी, कितने लोगों को लेकर के, 32,000 किलोमीटर की यात्रा करेगी। और इसमें जो है 36 पर्यटक, है ना, पहली बार जब उस समय हुआ था, उसी समय हम लोग चर्चा किए थे। तो 28 फरवरी 2023 को डिब्रूगढ़ से पहुंचेगी। 36 पर्यटकों व 40 क्रूज मेंबरों की क्षमता वाले इस जलयान पर स्विट्जरलैंड के कितने हैं, 32 यात्री स्विट्जरलैंड के हैं। तो अच्छा, किराया क्या है जलयान में, बनारस से डिब्रूगढ़ तक का भी किराया है 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, है 1 लाख एक व्यक्ति को 12 लाख खर्च करना होगा तो यहाँ से वहाँ तक। लेकिन हाँ, उसकी अलग ही बात होगी, है ना। देश में पहली बार कृषि पत्रकारिता कोर्स पहली बार शुरू किया गया है, कृषि पत्रकारिता। तो खेतीबाड़ी व किसानों की ग्रामीण से जुड़ी समस्याओं को उजागर करने के लिए, सरकारी नीतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पहले कृषि पत्रकारिता एवं विज्ञान संचार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का शुभारंभ 11 जनवरी 2023 को चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है ना। और प्रदेश में दूसरा एलिफेंट रिजर्व भी हम देखते हैं। 29 दिसंबर 2022 को क्या हुआ है, प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले दूसरे एलिफेंट रिजर्व संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। एशियाई हाथी के संरक्षण हेतु ताराई एलिफेंट रिजर्व नाम से यह रिजर्व दुधवा व पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 3049.39 वर्ग किलोमीटर में बनेगा। क्या नाम हो जाएगा, एलिफेंट रिजर्व, ये याद रखेंगे। नाम क्या है उसका, तराई नाम ही है, तराई वाला बेल्ट ही है, तो दुधवा और पीलीभीत। अगर हम बात करें इसमें पहला एलिफेंट रिजर्व जो था वो 2009 में सहारनपुर बिजनौर में 744 वर्ग किलोमीटर में फैला था, और जबकि ये काफी बड़े एरिया में 3049.39 वर्ग किलोमीटर में फैलेगा, ठीक है ना। देश का 33वां एलिफेंट रिजर्व है और यूपी का
दूसरा है, ठीक। पहला 2009 में और दूसरा 2022 में। रिवर सिटीज अलायंस में 12 और शहर जोड़ दिए गए हैं, है ना। रिवर सिटी अलायंस में 12 और शहर, आगरा, शाहजहां, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बरेली, इटावा, कन्नौज, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ, झांसी, है ना। इन शहरों को गुजरने वाली नदियों की सफाई नमामि गंगे के तर्ज पर ही किया जाएगा, ठीक है ना। जितने भी रिवर सिटीज अलायंस में जुड़े हैं 2022 में। अगर हम बात करें 8, जिसमें बिजनौर, अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, मथुरा, कानपुर, मुरादाबाद और फर्रुखाबाद शहरों की नदियों को पहले से ही रिवर सिटीज अलायंस में शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो 8 ये हो गए और 12 टोटल 20, ठीक है ना। यूपी के 12 शहर, सॉरी 20 शहर। टेक्सटाइल कॉन्क्लेव 14 दिसंबर 2022 से दीनदयाल हस्तकला संकुल। उसके बाद बड़ा लालपुर, बनारसी में 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। सिर्फ इतना पूछ लेगा कि कहाँ किया गया है टेक्सटाइल कॉन्क्लेव, तो वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल। और यहाँ पे जो है देश भर में कपड़ा निर्यातकों व टेक्सटाइल कंपनियों ने भाग लिया था। अब हम बात करेंगे लखपति दीदी, है ना। लखपति दीदी योजना ग्रामीण जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह सुनते होंगे, है ना, कि महिला सदस्यों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें लखपति बनाने के उद्देश्य से 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये योजना राज्य के 11, जिसमें मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, प्रयागराज, बांदा, बस्ती, हमीरपुर और लखीमपुर खीरी जिलों में शुरू किया गया। इस योजना के तहत समूह की महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ उनका अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रशिक्षण सहित अन्य तरह की मदद दी जाएगी। तो लखपति दीदी योजना उत्तर प्रदेश। 75 जिला, 75 घंटे, 750 निकाय अभियान। 75 जिला हमारे हैं तो है, तो ये भी एक इनिशिएटिव है भाई। काफ़ी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से कुछ ना कुछ जो है काम में लगी हुई है, तो ये याद रखेंगे। 750 निकाय अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत यह अभियान नगरीय निकायों को स्वच्छ करने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 1 से 3 दिसंबर 2022 तक प्रदेश में 75 जिले, 75 घंटे और 750 निकाय अभियान चलाया गया। तो किसने चलाया है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत मिशन शहरी के तहत अभियान ये चलाया गया है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव था, इसकी वजह से 75। नैमिषारण्य सीतापुर में हम देखें तो इसका विकास परिषद हम लोग पहले चर्चा कर लिए थे। सबको विकास करने के लिए बजट आवंटन किया गया था। तो 25 नवंबर 2022 को नैमिषारण्य तीर्थ विकास का जो है तीर्थ विकास करना था पूरे तरीके से, तो उस पर भी काम किया गया है। 3 और जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कौन कौन से? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, ठीक है ना, वहाँ पे कर दिया गया है। और 3 जिलों के साथ ही राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले 7 जिले हो गए, टोटल 4 3 7, ठीक है ना। तो 3 जो जोड़े गए वो याद रखेंगे, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज। प्रदेश में पहली बार 13 जनवरी 2020 को लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जिले में, फिर 25 मार्च 2021 में कानपुर और बनारस में पुलिस कमिश्नरी शुरू की गई थी। तो लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में सबसे पहले, है ना, 13 जनवरी 2020 को, फिर 2021 में कानपुर, बनारस को और इस समय अन्य 3 को। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें तो 10 लाख से अधिक आबादी के जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, मेट्रोपॉलिटन में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की व्यवस्था है। इस प्रणाली में पुलिस अधिकारी जिला अधिकारी के बजाय सीधे सरकार को रिपोर्ट करता है, ना कि जिला अधिकारी को, डीएम को नहीं, है ना। यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन, तो नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन किया गया था। तो सिर्फ इतना ही पूछ लेगा कि कहाँ किया गया था यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन का आयोजन? तो कहाँ किया गया है? नोएडा, ठीक है ना। बाकी ये अलग अलग अफ्रीका वगैरह जो है इसमें सब भाग लेंगे। इस 347 युवा, तो इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है ना। हैकाथॉन एक राष्ट्रीय पहल है जो दैनिक जीवन, निजी कंपनियों व सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को एवं समस्याओं का हल तलाशने के लिए युवाओं का एक मंच तैयार करती है। जल जीवन मिशन में प्रथम यूपी 19 नवंबर 2022 को जारी एक सूचना के अनुसार जल जीवन मिशन योजना के लागू करने के मामले में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। बस अगर इसमें हम बात करेंगे, इस मामले में शाहजहांपुर को देश भर में सबसे पहला स्थान मिल गया है। उसके बाद काशी तमिल संगम
संगमम, काशी तमिल संगमम 19 नवंबर 2022 को किसने शुरू किया भाई? तो हाँ, पीएम ने शुरू किया। कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में काशी तमिल संगम का शुभारंभ किया। 1 माह तक चले इस आयोजन का उद्देश्य क्या था? दो संस्कृतियों को करीब लाकर साझा विरासत की समझ को बढ़ाना। ऐसा गांधी जी करते थे। गांधी जी का मानना था 2 लोग दक्षिण से आए और 2 लोग उत्तर से जाएं, दक्षिण, यही तो था। तो समझ और दोनों के क्षेत्र लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाना, ये सब चल रहा था। तो वहाँ जो है तमिलनाडु के 3 शहर जैसे रामेश्वरम, कोयम्बटूर और चेन्नई से 12 समूह में कुल 25,000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। इनमें छात्र, शिक्षक, साहित्यकार, कलाकार, संगीतकार, उद्यमी, कारीगर, डॉक्टर, ग्रामीण, ये सभी लोग शामिल थे। अब हम बात करेंगे नई सौर ऊर्जा नीति। तो 16 नवंबर 2022 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 16 नवंबर 2022 को नई सौर नीति आई है 2022 को, है ना। तो नई सौर नीति ऊर्जा नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है और अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट, लक्ष्य क्या है होगा? 22,000 मेगावाट उत्पादन की क्षमता जो है बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सरकार अगले 5 वर्षों में 7,698 करोड़ रुपए खर्च करेगी। क्या करने के लिए? 22,000 मेगावाट विद्युत धारा या बिजली प्राप्त करने के लिए। किससे? सौर ऊर्जा से। तो सौर ऊर्जा से मतलब नई सौर ऊर्जा नीति 2022 लाई गई है और सब लोग धीरे धीरे इस पे बढ़ रहे हैं और बढ़ना ही चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, ये भी 2022 हम देखते हैं। 2022 16 नवंबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको रखा गया। 2023 की मंजूरी दे दी गई तो 2023 ही बन गया ये उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2023। ठीक, तो इस नीति में प्रदेश के सभी मंडलों में एक एक IT पार्क और पूर्व, पश्चिम, मध्य व बुंदेलखंड के क्षेत्र में एक एक IT सिटी की स्थापना की जाएगी। एक एक पार्क सभी मंडलों में और इन चारों क्षेत्रों में IT सिटी एक एक बनाया जाएगा। इस नीति के माध्यम से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, लक्ष्य है। नई पर्यटन नीति ध्यान रखेंगे। 16 नवंबर 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 आई थी। बस इतना याद रखिए, काफी हो जाएगा, बाकी आप समझ जाएंगे क्या दिक्कत है। पर्यटन में गवर्नमेंट ज्यादा जो है ध्यान दे रही है और बढ़ना ही चाहिए, है ना। वाराणसी में जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग योजना के तहत 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बनारस में स्थित रविदास घाट पर राज्य की 7 जेटी का लोकार्पण और 8 जेटी का शिलान्यास किया। जल के बीच बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म को ही जेटी कहते हैं, बस इतना याद रखिए। जल में के बीच में जो प्लेटफॉर्म बन जाएगा जेटी हो जाएगा। तो कहाँ? रविदास घाट पर राज्य की 7 जेटी का लोकार्पण और 8 जेटी का शिलान्यास किया गया है उसी क्षेत्र में। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गंगा पर कुल 62 जेटी बना है ना। और इसमें 15 जेटी यूपी में ही, 21 बिहार में और झारखंड में 3 और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 23। ठीक है ना, बिहार 2 कम है। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति। सभी नीतियां देखते रहिए, बस इंट्रो है ना, दिमाग को बस आप तैयार रखिए कि हाँ सुन रहे हैं, याद हो जा रहा है। विशाल दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में आई है। प्रदेश में दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 लागू हुआ। इस नीति में अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 1.2 लाख रोजगार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सृजित करना। साथ में दूध प्रसंस्करण को वर्तमान में 10% से बढ़ाकर 25% तक ले जाने पर जोर दिया जाएगा। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के तहत 2022 आई है नीति, है ना। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप संशोधित नीति संशोधन कर दिया गया, है ना। तो उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में था, तो अब संशोधन करके 2022 हो गया है। तो संशोधित नीति में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के लिए लक्ष्य 3 से बढ़ाकर 8 व स्टार्टअप को 1 वर्ष किए जाने वाले मासिक भरण पोषण भत्ता 15,000 रुपये से बढ़ाकर के 17,500 रुपये कर दिया गया है। तो स्टार्टअप मामला है कि हाँ आप जो है अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, सरकार तब तक आपको संभाले है। औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति
3 नवंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई है। ठीक। इंडिया फूड एक्सपो, इसको ध्यान रखिए। इंडिया फूड एक्सपो लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 2 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी देश विदेश की सैकड़ों कंपनियां और उसमें उद्यमियों ने भाग लिया है। इंडिया फूड एक्सपो में प्रदेश का पहला डाटा सेंटर, ये थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखेंगे। 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर योटा D1 का लोकार्पण किया। यह सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा 1500 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है। इस डाटा सेंटर की क्षमता 250 मेगावाट है। डाटा सेंटर नेटवर्क से जुड़ा कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह होता है। इसके माध्यम से डाटाओं का भंडारण, प्रोसेसिंग व डिस्ट्रीब्यूशन आदि होता है। यहाँ कंपनियों, बैंकों, व्यापारियों व व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के डाटा सुरक्षित रखे जाते हैं। ये प्रज्वलित दीपों का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया, हर साल बनाया जाता है। तो 2022 में जो अयोध्या दीपोत्सव के 6वें संस्करण में 15,76,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे 2022 में। और प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व चित्रकूट, ठीक है ना। 2022 को चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार के 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लेते हुए कुल 529.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के संबंध में अधिसूचना जारी किया गया है। तो याद रखेंगे, रानीपुर वन्यजीव विहार चौथा बन जाएगा हमारा टाइगर रिजर्व, ठीक है ना।